हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने यार नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुपोषण के बारे में। यानी कि हमने अपना फूड वाला जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली उसको मतलब पूरा कर लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं, ह्यूमन हेल्थ। कि ह्यूमन हेल्थ है क्या, मानव स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि मानव स्वास्थ्य क्या है। तो इसे जानने के लिए आपको ये बताना आवश्यक है कि मानव स्वास्थ्य है क्या और इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि फूड में पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी जान लिया कि पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं और उनकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकती हैं। लेकिन इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में एक चीज़ जो बहुत आवश्यक होती है जिसके के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम ये कहते हैं कि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, तो वो है पानी। हमारा जो पूरी पृथ्वी है, अगर आप ग्लोब को स्टडी करेंगे तो हमारा पूरी जो पृथ्वी है उसका 75% भाग जल से घिरा हुआ है। लेकिन उसमें से हम केवल कितना जल पीने योग्य काम में ले रहे हैं, हम केवल 3% ही पीने का जल काम में ले रहे हैं, जो कि हमें नदियों से, झीलों से, तालाबों से प्राप्त हो रहा है। लेकिन आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे जो देश है उसमें जल का संकट इतना बढ़ गया है कि हमें आगे चलकर पानी की पता नहीं और कितनी कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी को पानी की कमी को बहुत ही या कम से कम उसे वेस्ट करना चाहिए। अगर अब इसमें देखेंगे अपने इस बुक में फर्स्ट टॉपिक में पीने योग्य पानी के गुण और दूषित पानी के दुष्प्रभाव क्या होती हैं। तो बच्चों इसमें देखिए कि हमारे पृथ्वी पर जो जल है वो ही केवल एक ऐसा है जो कि 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी में या फिर वायुमंडल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे हम बर्फ़ में प्राप्त कर सकते हैं। ये जल में भी पाई जाती है और गैस के रूप में पाई जाती है। बादलों में जो वर्षा होती है उस पर समुद्र का पानी भाप बन के ही बादलों का निर्माण करती हैं, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे वायुमंडलीय दाब पर हमारे वायुमंडल में केवल गैस के रूप में ही उपस्थित हैं, तरल या बर्फ के रूप में उपस्थित नहीं है। हाँ, ये हो भी सकते हैं लेकिन ये वायुमंडलीय दाब पर नहीं होते हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो हम पानी पीते हैं, हम जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी वो पानी भरने के लिए तालाबों में, नदियों में जाती थी, कुओं से पानी भर के लाती थी। तो उनके शरीर में पानी से होने वाले रोगों को देखा गया था। उनमें उनमें पता लगाया गया था कि इनमें पानी से होने वाले काफ़ी सारे रोग हैं, क्योंकि जो जल हम वहाँ से भरकर ला रहे हैं नदियों से, तालाबों से, उनमें कुछ कण सूक्ष्म जीवी होती हैं। सूक्ष्म जीवी यानी कि जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, वो होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ हमें क्या करते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ हमारा नुकसान करते हैं। यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव इसमें ऐसे होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए हमारे शरीर में बहुत से रोग होते हैं, जैसे कि फ्लू है, सर्दी जुकाम है, ये सभी वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ है जैसा, और ये एक कोशिकीय जीव अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब भी जल में पाए जाते हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी भी हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न करती हैं, जैसे कि हैजा, पेचिस आदि। इसलिए हमें पानी को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो अब हम ये जान लेते हैं पहले कि पीने योग्य पानी यानी कि जो पानी हम पीते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें से कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए जिसके द्वारा वो हम उस पानी को पीते हैं। तो देखिए सबसे पहला ये कि हमें उसमें किसी भी तरीके की गंदगी दिखाई नहीं देनी चाहिए। यानी कि हमें ना तो उसमें सूक्ष्म जीवी दिखाई, क्योंकि सूक्ष्म जीव को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन आंखों से दिखने वाली जो गंदगी हैं, जो कण हैं, जो वनस्पति हैं, और वो हमें उस पानी में दिखाई देने नहीं चाहिए। जल का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि संतुलित। संतुलित कितना होना चाहिए, 7 के आसपास होना चाहिए, 7 पीएच होना चाहिए उसका। ओके। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये सारे कैरेक्टर्स एक स्वच्छ जल में होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, उसमें कोई सूक्ष्म जीवी ना हो, आंखों से दिखने वाली कोई कण ना हो, जल का पीएच नॉर्मल हो यानी कि 7 हो। और इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि पानी हमारे शरीर के ज़रूरी क्यों है। हमने ये तो पढ़ लिया कि पानी
पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए कितना यूज़फुल होता है, कितना उपयोगी होता है। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो पानी होता है वो हमारे शरीर में, हम जिसे जिसे हम पानी को पीते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें क्या लक्षण होने चाहिए अच्छे पानी के। अब हम ये पढ़ते हैं कि पानी हमारे शरीर में किन किन अभिक्रियाओं को या किन किन जिम्मेदारियों को निभाता है, या हमारे शरीर के लिए पानी की आवश्यकता क्यों होती है। यदि आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर आपसे ज़्यादा पानी पीने की सलाह क्यों देते हैं, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना चाहिए। तो ये देख लीजिए, पानी जो होता है वो हमारे शरीर में काफ़ी सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। ऐसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो मशवरा देते हैं कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो वो क्यों देते हैं, इसके बारे में आपको हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो हमारे शरीर में जो जिम्मेदारियां होती हैं वो, जैसे कि हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा संपादित होती हैं। अब आप कहेंगे कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। अब देखिए, मैं आपको उपापचयी क्रियाओं के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इसको हम डिस्कस मतलब इसको डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में ह्यूमन सिस्टम में। हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम कोई भी भोजन खाते हैं, अब उसमें उस भोजन का पाचन होता है। जैसे कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हमारे स्टमक में जाकर प्रोटीन का पाचन होता है, फिर वहाँ से जाकर के फैट का पाचन होता है। तो इन्हें रस यानी कि प्रोटीन, फैट, विटामिन और जितने भी पोषक तत्वों का जो पाचन होता है भोजन में से, उस क्रिया को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अगर आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि यदि आप वर्कआउट्स करते हैं या फिर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो जल होता है, हमने फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ लिया कि वो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को सही रूप से संपादित करता है। उपापचयी क्रियाओं के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपकी जो डाउट्स क्लास लगती हैं आप उसमें उसमें मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हमारे शरीर में जो वाटर होता है यानी कि जो पानी होता है वो क्या कार्य करता है, जहरीले पदार्थों को निकालने का काम करता है। आप कहेंगे कि पानी जो होता है वो हमारे शरीर में से जहरीले पदार्थों को कैसे निकालता है, हमने तो कभी देखा नहीं अपने शरीर में से जहरीले पदार्थों को निकलते हुए। जो पानी हम पीते हैं, फिर हम पानी पीते हैं, आपको पता है कि जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हम टॉयलेट भी ज़्यादा जाते हैं। तो टॉयलेट के थ्रू हमारे शरीर में से बहुत सारे जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, रोग मुक्त हो जाता है। पसीना जिसको आता है, क्योंकि पसीना भी पानी पीने से ही आता है। जो कम पानी पिएगा उसको कम पसीना आएगा, ये आप नोटिस करना। क्योंकि पसीना जो है वो भी, उसके द्वारा भी हमारे शरीर में से जहरीले पदार्थ निकलते हैं। हमारा जो शरीर है वो उससे, अगर हमारे शरीर में से जहरीले पदार्थ निकल जाएंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। इसलिए, और हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, हमारे शरीर में स्फूर्ति रहेगी, यानी कि हम कहते हैं कि फुर्ती रहेगी हमारे शरीर में। अब देखिए, हमारे शरीर में जो पानी होता है वो फाइबर्स की यानी कि रेशो की पर्याप्त मात्रा कायम रखता है। यानी कि हमारे शरीर में पानी से फाइबर्स की जो मात्रा होती है वो सही रहती है। अब आप कहेंगे कि फाइबर्स जो हैं वो उनका हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि जो फाइबर्स है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं। तो जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे शरीर में, यानी कि जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी मम्मियाँ बर्तन साफ़ करती हैं तो वो कभी कभार लोहे के जूने का यूज़ करती हैं। उसी प्रकार से जो फाइबर्स होती हैं वो हमारे पेट को मांजने का कार्य करते हैं। तो ये फाइबर्स क्या कार्य करते हैं, हमारी पाचन शक्ति को सही रखते हैं। हमारी पाचन शक्ति इससे सही रहती है। हमारे पेट में किसी भी यानी कि पेट संबंधी कोई भी बीमारी फाइबर युक्त खाना खाने से नहीं होती है। अब फाइबर हमें किन किन खानों से प्राप्त हो सकता है, जितने भी छिलके वाले दालें हैं उनसे हमें फाइबर मिल सकता है। इसके अलावा अनाज जैसे कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चना, ये सब भी हमारे शरीर में, ये जितने भी छिलके वाले होते हैं वो फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स युक्त भोजन खाने से हमारे शरीर में कभी पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। और पानी पीने से आपने देखा होगा कि बहुत से मोटे लोग जो होते हैं तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप वर्कआउट कीजिए, पानी पीजिए, वर्कआउट कीजिए, पानी पीजिए। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, हम इसको जान लेते हैं। डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी से हमारे शरीर में कभी भी एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होता है। क्योंकि हमने अब आपको बताया था कि जो फैट होता है जब हमारी बॉडी पर या फिर स्किन पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तब फैट यानी कि मोटापा वाली बीमारी हो जाती है। लेकिन ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर में आवश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। पानी पीने से हमारे शरीर में कोई भी स्किन
युक्त डिसीज़, यानी कि हम कहें कि हमारी त्वचा संबंधी कोई भी प्रकार की बीमारी जैसे कि एलर्जी है वो भी नहीं होती है। फेफड़ों में संक्रमण हो, अस्थमा हो, आंत की बीमारी हो, उससे भी बचा जा सकता है अधिक पानी पीने से। अब आपने देखा होगा कि किसी किसी की पथरी होती है तो वो डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप पानी पीजिए। अब ये जो पानी है वो उससे वो पथरी को निकालने का भी कार्य करता है, क्योंकि पथरी क्या होती है, स्टोन्स होते हैं यानी कि पत्थर होते हैं। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, जब हम बहुत सारा पानी, बहुत मात्रा में पानी पियेंगे, हमें डेली यूज़ में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होगा कि जो स्टोन्स होने की पथरी होती है वो वाटर में घुलने लगती है। धीरे धीरे पानी में घुलने से अगर आप पथरी का ऑपरेशन भी नहीं कराएं और आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं तो आपकी पथरी बिल्कुल सही हो सकती है, बिल्कुल, और वो भी केवल पानी पीने से। क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं वो पानी में धीरे धीरे घुलने लगते हैं और घुल करके हमारे शरीर में टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी पीने से किसी भी प्रकार की हमको फ्लू बीमारी जैसे कि सर्दी जुकाम ये नहीं होंगे। अगर आपको जुकाम है, जैसे कि आपको जुकाम हो गया है, तो उस दिन आप केवल पानी पानी, बहुत सारा पानी पीजिए। नेक्स्ट डे आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि पानी जो है वो सभी बीमारियों का हल है। अब शुद्ध जल और दूषित जल की, शुद्ध जल के बारे में पढ़ लिया कि शुद्ध जल में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार की वनस्पति या कण नहीं होने चाहिए, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब दूषित जल क्या होता है, अब हम दूषित जल के बारे में जान लें। दूषित जल वो जल होता है जिसमें ये सभी कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। जो स्वच्छ जल में होती हैं वो दूषित जल में नहीं होते हैं। जैसे कि उसमें कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवी होते हैं, उसमें कुछ वनस्पतियाँ, कुछ आंखों से दिखने वाले कण दिखाई देते हैं। उस जल का पीएच नॉर्मल यानी कि 7 ना होकर के 6.5 या 7.5 के आसपास हो सकता है। इसके अलावा उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं होती है। अब हम ये देखें कि जो पीने का पानी है अगर वह दूषित है तो उससे, अगर हम उसे पी रहे हैं, किसी को नहीं पता है, कभी कभार क्या होता है कि पानी हमें देखने में साफ़ लगता है लेकिन वो कैसा होता है, दूषित होता है, और हम उसे पी लेते हैं। फिर उससे क्या होता है कि हम बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। अब ये बीमारियां जो होती हैं वो जल में पाए जाने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। किसके कारण होती है, अगर हम देखें किसके कारण होती है, तो पानी में रहने वाले रोग कारण सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। ये पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इसमें वायरस हो सकती हैं, बैक्टीरिया यानी कि विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, कृमि हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कृमि हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। वायरस के द्वारा होने वाले रोग मैंने आपको, जैसे कि आज फैल ही रहा है कोरोना वायरस, है ना, और बैक्टीरिया के द्वारा हैजा, पेचिस, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। ज़रूरी, अब जो स्वच्छ जल को पी रहा है उसमें तो ये बीमारियां नहीं हो सकती, लेकिन जो गंदा पानी पी रहा है भाई उसमें तो ये बीमारियां हो सकती हैं। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। संक्रामक बीमारियां क्या होती हैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। संक्रामक बीमारियां वह होती हैं जो कि संक्रमण से फैलती हैं। जैसे कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस किसके माध्यम से फैल रहा है, सबसे ज़्यादा संक्रमण के माध्यम से फैल रहा है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से, इस प्रकार से वह फैल रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि जो गंदा पानी होता है उससे वायरल संक्रमण हो सकता है। वायरल संक्रमण मतलब विषाणु के द्वारा होने वाला संक्रमण या वायरस के द्वारा होने वाला संक्रमण। इसके कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। बालू नारू वाला रोग या बाला नारू रोग, ये रोग क्या है, ये एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी, लेकिन 2000 के बाद इसका कोई रोगी नहीं पाया गया, क्योंकि इस बीमारी को निकाल दिया गया था। ये जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, नारू रोग के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, नारू रोग जो होता है वो, नारू एक कृमि होता है जिसका साइंटिफिक नेम या हम कहें वैज्ञानिक नाम ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस है। ये कृमि है, क्या है, कृमि है। अब मैंने आपको बताया था कि कृमि से भी होती बीमारियां। अब आप सोच रहे होंगे कि कृमि हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करती हैं। तो इनकी जो मादाएं होती हैं, ये पता है कृमि कैसे होती हैं, ये वाइट कलर की होती हैं। कैसे कृमि होती हैं, ये नारू रोग या ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस वाइट कलर की होती हैं, ये गोल कृमि होती हैं।
इनकी जो मादाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं। और अंडे वो कहाँ देती हैं, तालाबों में, जैसे कि पत्तियों पर चिपकी हुई रहती हैं कभी कभी इनके अंडे। तो ये जब फिर क्या होता है, अब इसको बहुत अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जब कोई व्यक्ति तालाब में नहाने के लिए जाता होता है या चला जाता है, तब ये अंडे क्या करते हैं, पानी में घुले हुए रहते हैं। तो पानी से ये है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या कैसे नहाते हैं, डुबकी लगा लगा के नहाते हैं और एंजॉय कर करके नहाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो अंडे होते हैं इसके, वो हमारे श्वास के माध्यम से या मुंह के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और ये अंडे इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। अब हमारे शरीर में पहुंच गए, अब ये क्या करेंगे हमारे शरीर में जाने पर, ये जो कृमि अंडे जो होते हैं इनका विकास होता है किससे, जो हम खाना खाते हैं उसी से अपना पोषण लेते रहते हैं और इनसे अंडों से एक कृमि बाहर निकल आता है, जैसे हम नारू कृमि या ड्रैकनकुलस मेंडेनेंसिस कहते हैं। अब ये कृमि जब हमारे शरीर में बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, पता है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक हो सकती है बच्चों, इतना लंबा हो सकता है ये कृमि। अब जब ये हमारे शरीर में बहुत लंबा हो जाता है तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब फिर क्या होता है कि हमारे आंतों में से होता हुआ फिर ये हमारे पैरों तक आ जाता है। ये पैरों में, फिर उसके बाद 3-4 महीनों में क्या होता है, व्यक्ति के 3-4 महीनों कृमि के पहुंचने के बाद ये जो कृमि होता है वो पैरों के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। अब कैसे निकलता है, उसके शरीर पर फुंसियाँ हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं। और वो फुंसियाँ जो होती हैं वो पहले उस पर ध्यान नहीं देते हैं वो व्यक्ति के, हमारे किस लिए हो रही हैं फुंसियाँ। फिर वो फुंसी बड़ा होकर के एक फोड़े का आकार ले लेती है। किसका आकार ले लेती है, फोड़े का। अब ये फोड़ा जो होता है इतनी तेज दर्द करता है कि जो रोगी होता है वह उस दर्द को सहन नहीं कर पाता है और उसे बुखार आ जाता है। अब फिर क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि अरे आपको नारू वाला रोग हो गया है। वो कहते हैं नारू वाला रोग क्या है, उन्होंने बताया कि कृमि से होने वाला रोग है। फिर वो फोड़ा जब फूटता है तो वो कृमि थोड़ा सा उसमें से बाहर निकलता है। फिर डॉक्टर उसको अगर तेज़ी से खींचने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खिंचता है। तो वो क्या करते हैं, उस नारू को वो उस एक रस्सी, एक डंडी लेते हैं और उसमें उसको फोल्ड कर देते हैं। अब वो 3 से 4 दिनों के बाद वो इसी प्रकार से, उससे क्या, वो थोड़ा निकला, फिर अगले दिन डॉक्टर के पास गया, उसने वो थोड़ा निकला तो उसने दोबारा से उसे रोल कर दिया। यानी कि 3-4 या कहें कि 1 हफ्ते की प्रक्रिया के द्वारा वो नारू जो कृमि होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। अब ये शरीर से बाहर निकलने के बाद ये जो कृमि होता है ये क्या करता है कि जहाँ से जिस जिस जगह से वो शरीर से बाहर निकला है वहाँ पर कुछ विषैला पदार्थ छोड़ देता है। और ये विषैला पदार्थ क्या कार्य करता है कि जो विषैला पदार्थ होता है उससे हमारे उस जिस जगह से वो नारू रोग निकला है, नारू कृमि निकला है, उस जगह पर क्या हो जाती हैं, गांठ बन जाती हैं। अब इसी प्रकार से, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही अंडा जाएगा उसके शरीर में, काफ़ी सारे अंडे पहुंच जाते हैं, काफ़ी सारे कृमि उत्पन्न हो जाती हैं और काफ़ी सारी जगहों से निकलती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके शरीर में गांठें बन जाती हैं। अब इनसे बचाव, तो फिर ये जो रोग था इसे नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, जिससे 2000 के बाद इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया था। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी को हमें हमेशा छान करके पीना चाहिए, उबाल करके पीना चाहिए, ठंडा करके पीना चाहिए। और नदी तालाब आदि में कपड़े धोने मना होना चाहिए। अब तो खैर कोई भी नहीं करता ये कार्य, लेकिन पहले बहुत होता था। इनकी समय समय पर सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। मैं आपको मोटापा आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, यानी कि कल पढ़ाऊँगी, और आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।